नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा करने के लिए पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक कल किसान भाई हैं और उन्होंने जो है झुलसा का प्रकोप हो गया उनके खेत में। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया है कि आप कौन कौन से फंगीसाइड को नहीं मिला सकते और कौन कौन से को मिला के दे सकते हैं। तो ज़्यादातर जो पिछैती ब्लाइट जो आ रही है, लीड ब्लाइट आ रही है, उसमें मेटालेक्सिल ठीक से काम कर रहा है और उसके बाद भी नहीं करता। तो मैंने एक वीडियो में पूरा ब्लाइट के बारे में एक वीडियो बना के दिया है, उससे आप देख सकते हैं। इन्होंने एक दुकानदार ने इनको जो है 2 एजॉक्सी स्ट्रोबिन भी दे दिया और उसके बाद मेटालेक्सिल भी दे दिया। एजॉक्सी स्ट्रोबिन भी इन्होंने 23% एससी फॉर्मुलेशन में और मेटालेक्सिल जो है 35% जो है दे दिया, जबकि 8% के आसपास ही दूसरे फंगीसाइड के साथ बढ़िया काम करता है। तो इनकी फसल जो है जल गई है। अब ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस जो है पौधा ज़्यादा ले जाएगा। मैंने भी पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 2 सिस्टमिक फंगीसाइड या एक सिस्टमिक एक फंगीसाइड प्लस एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को ज़्यादातर नहीं मिलाना है। और ऐसी कंडीशन में गलती हो ही जाती है, कई कमियां होती हैं उसमें, दुकानदार की भी कमी हो सकती है। तो आप एक तो विशेष ध्यान रखें कि मात्रा ज़्यादा देने से कोई रोग जल्दी ठीक नहीं होता। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है और उसको दवाई की डोज ज़्यादा दे दें तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा और उसके मरने के चांस होते हैं। वही यहाँ हो गया कि बीमार पौधा हो गया, कमज़ोर पौधा होता है, बीमार पौधा होता है और उसको ज़्यादा डोज ओवर डोज दे देंगे तो वो जल जाएगा, तो ठीक होने के बजाय। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो एक तो आप देखेंगे खेत में पर्याप्त नमी नहीं हो तो तुरंत सिंचाई करें और पर्याप्त नमी उसके अंदर पैदा करें और कोई भी दवा न दें ऊपर से, क्योंकि पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में आ चुका है और स्ट्रेस में पौधा जो है दूसरी दवा को नहीं लेगा। और विशेष करके कोई भी टॉनिक भी न दें, उसको उल्टा असर हो जाएगा। यानी कि यार 0050 052 34 या कोई भी खाद किसी तरह की न दें, केवल सिंचाई करें और उसके जो है स्ट्रेस कम होने का इंतजार करें। और अगर जब वो स्ट्रेस कम हो जाए तो फिर उसको जो है उसमें नई पत्तियां, नए अंकुरण फूटने लगें, तब उसमें आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स के का उपयोग कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, सावधानी रखें। दूसरी बात जो मैं आज आपको महत्वपूर्ण बताने वाला हूं वो ये कि जो विशेष खाद हैं, विशेष जो घुलनशील खाद आती है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स आते हैं, उनका प्रयोग कब करें, कौन सी फसल में करें। मैं आलू के साथ साथ गेहूं के बारे में भी बताऊंगा। आलू के महत्वपूर्ण 70 से 100 दिन और गेहूं के भी महत्वपूर्ण 70 से 100 दिन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा। अगर हम किसान भाई आलू की फसल पर तो चूंकि लागत बहुत है और लगातार कैश क्रॉप है, पूरी तरह ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो भी वीडियो मैं गेहूं पर बनाता हूं उस पर बहुत ज़्यादा किसान भाई ध्यान नहीं देते। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, गेहूं के भी रेट कम नहीं है और गेहूं अगर आपके अच्छी पैदावार नहीं होती है तो खाद्यान्न की जो त्रासदी वर्ल्ड में होने वाली है वो गेहूं की वजह से होगी, आलू की वजह से नहीं। इसलिए गेहूं की फसल पर भी विशेष ध्यान रखें और अगर आपको गेहूं में बेहतरीन पैदावार लेनी है तो इन विशेष बातों का ध्यान रखें। आलू के भी साथ के साथ मैं आलू पे भी बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं, 70 दिन की फसल आपकी हो गई, चाहे गेहूं की चाहे आलू की। मैंने गेहूं के बारे में एक पहले बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है कि क्या क्या कब कब यूज करना चाहिए दोस्तों। 70 दिन से पहले 65 दिन या 70 दिन पर आप सबसे पहले तो ये देखें कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए आपको क्या चाहिए। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए आपको चाहिए कि गेहूं के टेलरिंग अधिक से अधिक, फुटाव यानी कि उसके अंदर फुटाव अधिक से अधिक हुआ हो। फुटाव में जितने भी टेलरिंग हुई है, जितने भी उसके शाखाएं निकली हैं, वो सभी बराबर वृद्धि करें। और बराबर वृद्धि करने के साथ साथ उनमें देखेंगे आप नोड और एंटी नोड बराबर हो जाएंगे और उसके अंदर सब में बालियां निकलें, बालियां बड़ी बड़ी हों और बालियों में दाने भरपूर निकलें और दाने भरपूर भरें और दाने का की पके अच्छा। तो इसके लिए आपको अभी से ध्यान देना होगा दोस्तों। ध्यान देने के लिए सबसे पहले आप जो है, अगर अभी फुटाव जारी है या बालियां छोटी, पौधा टेलरिंग छोटी बड़ी है, तो आप अभी इस समय 2 kg यूरिया प्लस 750 ग्राम जिंक सल्फेट लेकर के और आप स्प्रे कर सकते हैं 150 लीटर पानी के में 200 लीटर पानी गेहूं की फसल पर। और यही अगर आलू में अगर आप 60-65 दिन पर, तो मैंने उसके लिए अलग अलग माइक्रोन्यूट्रेंट्स और 2-3 माइक्रोन्यूट्रेंट्स साथ साथ बताए हैं। वहां गेहूं में भी उनका प्रयोग आप कर सकते हैं जो मैंने आलू के लिए बताए थे। तो अब बराबर टिलरिंग हो जाए, उसके बाद आप इसके 10 दिन के बाद यानी कि 60 से 70 या 75 दिन पर आप
NPK 05234 1 से 1.5 किलो लेकर के, और उसमें चिलेटेड जिंक, अगर आप पहले जिंक यूज नहीं किया है आपने तो अब आप यूरिया यूज नहीं करेंगे, अब आप यूज करेंगे NPK 05234 और उसमें चिलेटेड 100 ग्राम जिंक मिला देंगे और उसको आप स्प्रे कर देंगे गेहूं के ऊपर। तो जो टिलरिंग छोटी बड़ी थी वो बराबर लेवल में आ जाएगी। और उसके अंदर ये देखेंगे एक झंडी पत्ती होती है, यानी कि जो चौड़ा वाला पत्ता होता है जिसके अंदर बालियां निकलती हैं, उसको हम जो है झंडा फ्लैग लीफ कहते हैं या झंडा पत्ती कहते हैं। उसमें से नीचे से बाली निकल के आती है, यानी कि इस समय अब आपके 70 दिन के बाद जो बाली है पौधे की गर्भावस्था में होती है। और यहाँ पर उसको जिस तरह से बच्चा घर में होता है उसको बहुत अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, और जरा सी भी लापरवाही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। उसी तरह से गेहूं के कोथ में बाल होती है, यानी कि झंडा पत्ता में जो बाली होती है, घर में बाली होती है, उस समय उसको विशेष पोषण की आवश्यकता होती है और सावधानी की आवश्यकता होती है। इस समय आप अगर 05234 का स्प्रे कर देते हैं गेहूं की फसल पर तो वो बहुत कह सकते हैं उसको पोषण मिलेगा और ताकतवर बाली आपकी निकलेगी। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया, पहले टिलरिंग को बराबर कर दिया, अब इससे आपकी बाली अच्छी निकलेगी, अब उसके अंदर दाना भी भरपूर बढ़ेगा। अब इसके लिए देखिए इसका काम क्या है, क्या कारण है ऐसा। 05234 में 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम होता है। इसके बारे में प्रमुख तत्व हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मैं पिछले वीडियो में भी ये सब बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हैं, उनमें वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं। और आप चैनल पर क्लिक करेंगे ब्रजराज कृषि फार्म पर और फिर उसके बाद वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आ जाएंगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। और आप जो स्किप ना करें, स्पीड बढ़ा के आप वीडियो देख लिया करें अगर समय की कमी है तो। लेकिन वीडियो सभी देखेंगे, मेरे सारे वीडियो साइंटिफिक तरीके से होते हैं और मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कौन सा पोषक तत्व किस अवस्था में पौधे के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर फास्फोरस का काम जो होता है, फास्फोरस एक्चुअली बहुत सारे काम करता है, पौधे की वृद्धि में काम करता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है और जो है सेल डिवीजन के साथ साथ एनर्जी को स्टोर करने का काम भी फास्फोरस के रूप में होता है। ये आलू के लिए है, जब आप आलू में जाएंगे तो आलू में एनर्जी स्टोर होती है, आपके पोटैटो ट्यूमर में आप स्टोर एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर भी फास्फोरस जो है एटीपी और एडीपी फॉर्मेशन होती है एनर्जी की, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब फास्फेट मॉलिक्यूल उसको मिल जाता है तो ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर में चला जाता है, ये आलू के लिए है। इसी तरह गेहूं में जब उसको ऊर्जा की जरूरत होगी तो वो भी फास्फोरस के रूप में ऊर्जा लेगा, वहाँ सेल डिवीजन बढ़ेगा, बहुत अच्छी बाली आएगी, तो यहाँ पर फास्फोरस का काम हो गया। अब बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम जो है ट्रांसपोर्टेशन का बढ़िया काम करता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से मतलब होता है कि पौधे के अंदर दो चीजें होती हैं, जाइलम यानी कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है, पत्ती में भोजन बनता है और भोजन को फ्लोएम पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके जो अंदर जाइलम फ्लोएम यानी हम कह सकते हैं जिस तरह से आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर धमनियां और शिराएं होती हैं जो खून के ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, ब्लड के साथ साथ आप जो खाना खाते हैं उस भोजन के द्वारा जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, उसी तरह से पौधे में भी वो काम होता है। इस काम को बेहतरीन तरीके से करता है पोटेशियम। तो यहाँ पर पोटेशियम की भी जरूरत है, इसलिए आप इस समय 1 किलो 05234 NPK और इसमें आप एक माइक्रोन्यूट्रेंट बोरोन भी मिला लें। बोरोन की मात्रा गेहूं के लिए 100 से 100 ग्राम के करीब आप बोरोन ले लें। बोरोन हाइड्रेटेड 20% बोरोन आती है और उसको यूज करें, यहाँ पर वो घुलनशील होती है और पौधे के साथ इसमें स्प्रे में ले लें। आलू में आपको 150 से 200 ग्राम बोरोन की आवश्यकता होगी। वहां पर भी बोरोन का काम क्या होता है, बोरोन का काम भी सेल जो उसकी सेल वाल बनती है उसको बेहतरीन चमक पैदा करता है, उसमें वो भी सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, रोगों से सुरक्षा में भी मदद करता है। दोस्तों बहुत सारे तत्व अलग अलग काम करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। 70 दिन पर सबसे पहले आप करेंगे 1 किलो 05234 प्लस गेहूं के अंदर 100 से 150 ग्राम बोरोन, आलू के अंदर 1 से 1.5 किलो 05234 प्लस 200 ग्राम बोरोन मिला करके आप स्प्रे कर देंगे। और अगर आप और कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहते हैं तो केवल चिलेटेड फॉर्म में जिंक यूज करेंगे, जिंक सल्फेट की फॉर्म में इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। बार बार आपके यही प्रश्न होते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर रोजाना प्रश्न आते हैं, तो क्या मिलाएं क्या नहीं मिलाएं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 सिस्टेमिक फंगिसाइड, 2 सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, सिस्टेमिक फंगिसाइड प्लस सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आपस में नहीं मिलाने। इसके अलावा फॉस्फेट के साथ नाइट्रेट नहीं मिलाना है, फॉस्फेट के साथ सल्फेट नहीं मिलाना है। कुछ
कंपनियां अपने बेहतरीन कॉम्बिनेशन के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको मिला के देती हैं। ये भी प्रश्न आपका अराइज होता है कि वो 05234 या उसमें तो फास्फोरस भी है और पोटास भी है, तो वो परसेंटेज के हिसाब से टेक्निकली उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि वो वहाँ पर उस समय रिएक्शन नहीं करता है। पौधे में अंदर जाने के बाद जब घुलनशील अवस्था में हो जाए तब अलग अलग दोनों अपना अपना काम करते हैं। तो ये अलग प्रक्रिया है, इसको आप न समझे, लेकिन वो घुलनशील खादों के रूप में उसमें कंपनी बहुत बड़ा पैसा खर्च करती है उसको मिक्सिंग करने के लिए, और एक टेक्निक के जरिए उसको मिक्स किया जाता है। वो मिक्सिंग खाद अलग होते हैं, आप अपने यहाँ इनको मिक्स नहीं कर सकते दोस्तों, विशेष ध्यान रखना है ये। अब आपके ये एक स्प्रे हो गया। इसके बाद जब आलू की फसल 75 से 80 दिन पर है और गेहूं की भी फसल भी 75 से 100 दिन पर है, तब एक काम और आप करना है। आप जो है गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल में आप NPK 0050 1 kg प्लस 100 ml 100 ग्राम बोरोन मिला करके एक जब स्प्रे करना है, तब आपकी बालियां निकल चुकी हैं, फ्लावरिंग हो गई है, उसमें दाने बनना स्टार्ट हो गए, दाने बन गए हैं, तब एक स्प्रे और गेहूं पे कर दिए। ये आपकी चमक बढ़ाएगा, दाने को मोटा करेगा, गेहूं अलग ही आपका दिखाई देगा मार्केट में। ये आप कर सकते हैं। PGR का सामान्य तौर पर हम गेहूं में प्रयोग नहीं करते। अब आलू के लिए हम लास्ट में बात करते हैं। आलू के जब 75 से 80 दिन या 85 दिन या 90 दिन से पहले पहले हमें ये प्रयोग में लेना है। अगर आलू की बार बार मैं बता चुका हूँ, PGR के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो दिया है जिसमें मैंने चमत्कार के बारे में बताया था और लियोसिन के बारे में बताया था और कल्टार के बारे में बताया था। एक और नया PGR आया है इसका बायर का इग्निटस, वो भी बहुत बढ़िया है। उसके किसान भाइयों ने ही मुझे बताया है कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर नया टेक्निकल साइक्लिनाइड है, मैपिक्लेट क्लोराइड तो आपके कल्टार में भी है, चमत्कार में भी है, लेकिन इसमें साइक्लिनाइड जो कॉम्बिनेशन आया है, साल्ट आया है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दोस्तों आलू में विशेष ध्यान रखना है, आपको मात्रा PGR की मात्रा ज़्यादा नहीं लगानी है। आज भी कुछ लोग किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि 200-250 ग्राम 500 ग्राम PGR लगा दीजिए, 500 ml PGR लगा दिए। ये निश्चित रूप से आप ज़्यादा मात्रा नुकसान पहुंचाएगी, फायदा नहीं पहुंचाती। दूसरी बात, PGR जब लगाने का उद्देश्य हमारा जब होता है, जब आप देख रहे हैं कि आपकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है, पौधा बहुत स्वस्थ है, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन पोटैटो नहीं बढ़ रहे हैं, तब आप PGR का प्रयोग करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग का काम होता है, ग्रोथ को रेगुलेट करना। वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके नीचे ट्यूबर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तब आप इसका यूज करेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसका प्रयोग करना आपके लिए बेकार है। अगर आपने सारी खादों का, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बढ़िया प्रयोग किया है, मैंने बताया उसके हिसाब से समय समय पर उपयोग किया है, तो निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी रही होगी। मुझे किसान भाइयों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया, वो बहुत खुश हैं, इससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है क्योंकि आपकी फसल सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर आप किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का, किसी भी फंगीसाइड का, किसी भी इंसेक्टिसाइड का, किसी भी PGR का आप दोहन करेंगे, यानी कि आप मात्रा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों, फायदा नहीं होगा। फायदा कोई भी स्वस्थ पौधा होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे तो वो और बढ़िया काम करेगा, उसके अंदर ताकत आएगी। बीमार होने के बाद कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट काम नहीं करेगा, कोई PGR काम नहीं करेगा। अगर आपका पौधा स्वस्थ है तभी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपको मैंने कंडीशन बता दी है। पौधा में बीमारी है तो सबसे पहले बीमारी को सही करिए, सही डोज दीजिए। ज़्यादा डोज आपको फायदा के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाती है। अगर गलती हो जाती है तो सिंचाई करिए, और ये जो है सिंचाई करने के बाद इंतजार करिए कि पौधा दोबारा से अपने उसके अंदर कलियां फूटने लगे, छोटे छोटे पत्ते आने लगेंगे। वो अगर स्वस्थ आते हैं तो फिर से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको 7 से 10 दिन का समय लगता है दोस्तों। तो ये थे आज का वीडियो, मैंने आपको इसके लिए बनाया कि क्या क्या बहुत ज़रूरी खादें हैं, उनका प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, आप जो है ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने अभी एक ये आप देख रहे होंगे, ये इफ्को बाजार से ऑनलाइन पैकेट मंगाया है। इसमें जो खाद है मुझे मार्केट में नहीं मिलती मेरे हिसाब से, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं और ऑनलाइन आ जाती हैं, तो मैं अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के लगाता हूं। आप भी मंगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए आपको मैं बार बार मेरे आप चैनल पर जाएंगे, नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उस पर अलग अलग वीडियो हैं, मैंने उनके साल्ट के फॉर्म में उस पर बताता हूं मैं आपको। मैं और बढ़िया बढ़िया जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो भी अच्छे खाद देती हैं, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट देती हैं, वो भी बहुत सारा पैसा इसके कॉम्बिनेशन पर खर्च करती हैं। आप निसंदेह उनका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। मैं क्योंकि यहाँ पर चैनल पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप मुझे पूछते हैं
तो मैं आपको बताता भी हूँ वो कंपनी सही काम कर रही है, लेकिन ओवरडोज हमेशा नुकसान देती है। अति सर्वत्र वर्जते, ये आप कहावत भूले नहीं। अति तो हमेशा नुकसान देती है। ज़्यादा खाद देंगे, ज़्यादा केमिकल देंगे खेत में, वो नुकसान करेगा। लेकिन कार्बनिक पदार्थों का अगर आप प्रयोग करते हैं, मैं अगला वीडियो एक कार्बनिक पर भी बनाने वाला हूं, बैक्टीरिया पर, तो आपको नुकसान नहीं होगा। वो ज़्यादा मात्रा में अगर होता है तो वो पौधे को जितनी आवश्यकता होती है उतना पौधा लेता है, बाकी का जमीन में पड़ा रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, खाद भी ऐसे ही हैं कि ज़्यादा मात्रा में देने से और जमीन में, लेकिन रसायन जब जमीन में पड़े रहेंगे तो वो रसायन अपना काम करेंगे। ये कहते हैं ना, शैतान तो अपना उपद्रव करेगा, वो मिट्टी की संरचना को बदल देता है, मिट्टी को कठोर बना देता है, वहाँ फिर आपको अगली फसल में नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कब 05234 का स्प्रे करेंगे, कब 0050 का स्प्रे करेंगे, एनपीके की फॉर्म में जो घुलनशील खाद है इनका, और कब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल बेहतरीन होगी। आशा है आपको मेरी बात विशेष समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो किसान भाइयों को शेयर करना न भूलें। और मुझे संतुष्टि जब मिलती है जब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, और अपने किसान दोस्तों को इसको बहुत से ज़्यादा शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।